हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारी जो ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है अजमेर में शुरू हो चुका है। 1 अगस्त से ये बैच प्रारंभ हो चुका है। अजमेर में राजस्व मंडल के सामने हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने बैच शुरू कर दिया। ये एज है हमारी पहली क्लास है डेमो क्लास के रूप में। मैं फिलहाल ये क्लास वैसे तो हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वहाँ पर भी रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन ये मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है। पहली क्लास से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली क्लास में बिल्कुल जैसा बैच शुरू होता है वैसा बैच शुरू हो चुका है। अगर आप में से भी कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पर अजमेर सेंटर पर आकर ज्वाइन कर सकता है, और इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहे तो ये पूरा पूरा कोर्स ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ाऊंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था मेरा विषय रहेगा। कंप्लीट कोर्स भारतीय राज्य व्यवस्था का प्री कम मेंस में कंप्लीट करवाने वाला हूं। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था हमारे साथी हैं, अर्जुन जी सर हैं, वो भी आरएस में सेलेक्टेड है, वो आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था करवाने वाले हैं। यानी इन दो टीचर मिलकर आपको ये पूरी पॉलिटी आपको करवाने वाले हैं। ठीक है। आज का हमारी पहली क्लास है, लेकिन पहली क्लास की शुरुआत मैं पॉलिटी से नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी विषय शुरुआत करने से पहले ऐसा हो सकता है कि आपने पूरे सारे विषय पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम को लेकर, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल जो है वो एग्जाम है, अगर आपको एग्जाम को लेकर आपका एनालिसिस प्रॉपर नहीं है तो आप चाहे कितना ही पढ़ लें, हमारा जो अल्टीमेट गोल है सिलेक्शन का वो नहीं हो पाएगा। याद रखिए, देखो आरएस प्री एग्जाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्री मेंस दोनों को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा। प्री एग्जाम हमारे ऐसे कई साथी हमसे जुड़े हुए थे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो मेंस में बहुत अच्छा लिख रहे थे, मेंस में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब प्री एग्जाम हुआ था तो इस बार वो प्री एग्जाम नहीं कर पाए क्योंकि उनका मेंस पर फोकस था, प्री एग्जाम में कुछ नंबर से रह गए थे। लगभग लगभग 4 से 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से मुश्किल से 20,000 लोगों का ही एग्जाम क्लियर करना होता है। ठीक है, 20,000 को 15 गुना लेना होता है, तो 20,000 को यहाँ पर लगभग लगभग हर बार ये रेशियो रह रहा है। 20,000 लोगों को मेंस में पास किया जा रहा है। ठीक है। अब क्योंकि यही एक लिमिट रखनी होती है, तो वो 20,000 लोग कौन होते हैं? 20,000 लोगों का जो, यानी कि लगभग लगभग 4,80,000 लोग बाहर कर दिए जाएंगे। तो वो प्री एग्जाम हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाते। तो पॉलिटी शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि हमें इस विश्लेषण को जरूर करना चाहिए, एनालिसिस को जरूर करना चाहिए। और ये एनालिसिस, मैं ये मानता हूँ कि एनालिसिस बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। कई लोगों के लिए आरएस प्री भी मुश्किल होता है, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरएस प्री एग्जाम वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो आप इसको सिलेक्शन पा सकते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि आपको पूरा भर भर के ढेर सारा पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपकी तैयारी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कहीं पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए देखो, मैं प्री एग्जाम में मानता हूं कि प्री एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। कैसे? पहले उस पर एनालिसिस करता है। पहली चीज तो देखो, यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आरएस जो पहली बार देने जा रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ। सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम प्रॉपर एनालिसिस कर लें। मैं यहाँ पर 2021 का जो प्री एग्जाम हुआ उसका यहाँ पर एनालिसिस लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको कट ऑफ क्या रही है उस पर बात कर रहा हूँ, और दूसरा मैं बात करूंगा भाई किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए, ताकि आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए भी कौन सा सब्जेक्ट हमें कितना वेटेज है और कितना हमें टाइम देना है। कई बार क्या होता है, हमें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं जिसका वेटेज बहुत कम होता है, और उन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और अल्टीमेटली जब सवाल हम एग्जाम में देखते हैं तो जो हम पढ़ कर जाते हैं उससे कोई सवाल ही नहीं आते हैं। और कई बार ऐसा होता है जिन पर हम कम ध्यान दिया वहां से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैंने कट ऑफ लिखी है। पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 200। ये आउट ऑफ 200 है। ठीक है, 84.72। अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये लगभग 42% के आसपास हो गया। जनरल मेल कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस की भी वही रही थी। आप देखेंगे ओबीसी चाहे एमबीसी, इनकी कट ऑफ प्री एग्जाम में लगभग यहाँ पर बराबर ही रहती। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी वही रहती। जनरल टीएसपी में 4 नंबर के लगभग यहाँ पर कम रहती, वो 82.56 यहाँ पर कट ऑफ रही। एससी कैटेगरी की 72.69, और यहाँ पर अगर एसटी की बात करें तो 76 मार्क्स। एससी टीएसपी में लगभग यहाँ पर सेम ही रही थी। एसटी टीएसपी में ये थोड़ी सी कम जाती है, काफी अंतर रहता है। 58 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रही। अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो ये लगभग लगभग 42% है। ये मार्क्स 200 में से सवाल जो आते हैं हमारे 150 सवाल आते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूँ। अगर आपको आरएस प्री एग्जाम क्लियर करना है तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि लगभग हम नेगेटिव निकाल कर कितने सवाल हमारे सही हो जाने चाहिए, फिर हम उसको टारगेट यहाँ पर करके चलेंगे। अगर हम इतना भी कर लेते तो हमारे यहाँ पर एग्जाम क्लियर हो सकता है। देखो, अगर 84 की भी अगर हम बात करें
तो ये 40% है लगभग, 42%, यानी कि 15 चौक 60, 60 से 65 सवाल भी अगर कोई कर लेता है इस बार, अगर 60 से 65 सवाल भी जिन्होंने कर लिया उनका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है। आउट ऑफ टोटल 150 सवाल आते हैं, इन 150 सवाल में से नेगेटिव निकाल के, मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव निकालने के बाद जो सवाल बचते हैं वो अगर 65 सवाल भी जिनके थे एवरेज, उन सब का, क्योंकि जनरल मेल की कैंडिडेट में तो 65 सवाल भी जिनके हो गए उनका आरएस प्री एग्जाम क्लियर हो गया। अब 65 सवाल, इसका मतलब तो बहुत कम सवाल दिख रहे हैं, इसका मतलब तो कई कैंडिडेट्स का, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का हो जाना चाहिए। अब ये तो हमें पता है भी कैंडिडेट्स तो 20,000 ही लेने, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये निकलता है कि 4-5 लाख लोगों में से केवल 20,000 लोग ऐसे थे जो 65 से ज्यादा सवाल सही कर पाए थे, उससे ज्यादा सवाल सही नहीं कर पाए थे। तो क्या प्री एग्जाम इतना मुश्किल है कि 150 में से 65 सवाल भी नहीं कर पाए? मेरे ख्याल से एग्जाम मुश्किल नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं बन पाती, इसलिए हम 65 सवाल से भी पहले हम अटक जाते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर हो, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो मैं मानता हूं कि आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चलो उस पर हम बात करते हैं। पहले देखो यहाँ पर कट ऑफ आ गई, फीमेल की हम बात कर लेते हैं। फीमेल की अगर हम यहाँ पर कट ऑफ देखें, पहले मैं कट ऑफ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने कट ऑफ की बात कर ली थी सबकी। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल वीमेन की बात करें तो 79 थी, यानी देखो वो 84 थी, यहाँ पर 80 के आसपास। जनरल टीएसवी में 72 थी, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एमबीसी में बराबर है, यहाँ पर एससी में 66, एसटी में 72 और एसटीटीएस में केवल 50 मार्क्स है। विडो कैटेगरी में तो बहुत ही कम कट ऑफ रहती है। जो भी यहाँ पर विडो कैटेगरी में आते हैं देखो यहाँ पर 32 का मतलब केवल 16% यहाँ पर कट ऑफ रही है, केवल 16%, ठीक है। तो 32 नंबर, जनरल टीएसपी में 31, ईडब्ल्यूएसओ ओबीसी में है यहाँ पर लगभग यहाँ पर सेम है कट ऑफ, यहाँ पर एमबीसी में 25 नंबर, यानी बहुत कम कट ऑफ जाती है वीडियो कैटेगरी में। डाइवोर्स कैटेगरी में थोड़ी सी हाई रहती है, डाइवोर्स कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ पर 71 के आसपास कट ऑफ रह रही है, ठीक है। जनरल जो डाइवोर्स है, एससी में 61 है और एसटी में 49, ओबीसी में वही सेम जनरल के बराबर 71.30, ठीक है। ये कट ऑफ रहती है। मैं बाकी सभी कट ऑफ को भूल जाता हूँ, फिलहाल एक हम यहाँ पर याद रखते हैं कि अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट की बात करें 84 की, तो अगर आप 65 सवाल कर लेते हैं तो भी आपका, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब वो 65 सवाल की हमारी रणनीति क्या हो उस पर हम बात करते हैं। मैंने यहाँ ये अलग अलग कैटेगरी और जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होती है, जैसे दिव्यांग में हम बात करें तो 3 कैटेगरी होती है, ब्लाइंड और लोअर विजन की 52 रही थी, हियरिंग इम्पेयर्ड की जिनकी सबसे कम रहती है वो 38 रही थी, और एलडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में ये 68 के आसपास रही थी। स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन है उनकी 50, स्पोर्ट्समैन को लगभग जिनको भी हुआ है उन सभी को ले लिया गया, ठीक है। ये अलग अलग डीसी कैटेगरी में। अब यहाँ पर जो मेरा मेन एनालिसिस है वो एनालिसिस, इसको आपको सबसे ध्यान से देखने की जरूरत है। ये एनालिसिस अगर आपने प्रॉपर कर लिया तो मैं मानता हूं कि आप प्री एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। हम करते क्या है, देखो यहाँ पर गौर से देखने की जरूरत है। राजस्थान जीके से कितने सवाल आए पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2018 और 2021 दोनों का मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बाद बाकी और सवाल देखो, यहाँ पर अगर राजस्थान जीके की मैं बात करूं, टोटल 150 में से 2018 में 52 सवाल आए थे और 2021 में ये 54 सवाल आए थे। और एक खास बात यह है कि आरपीएससी एक लगभग लगभग फिक्स पैटर्न पे काम करती है। मेरे आप पिछले वीडियो भी देख लेना, 2016 की 2013 का एनालिसिस बता रहा हूँ, लगभग लगभग हर बार यही फिक्स पैटर्न रहता है कि राजस्थान जीके से 50 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। राजस्थान जीके का सबसे अधिक वेटेज है, राजस्थान जी का 1/3 वेटेज लगभग लगभग राजस्थान जीके का। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है कि राजस्थान जीके तो आपको बहुत अच्छा करके जाना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, कई कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरी राजस्थान जीके अच्छी है, ये 52 सवाल है, लेकिन ये 52 सवाल इतने आसान भी नहीं आते। ये मान के चलो 25 सवाल तो आप ऐसे आएंगे जो एवरेज आएंगे, इजी लेवल के आएंगे, वो कर लेंगे, लेकिन 25 सवालों का लेवल अच्छा होता है, बहुत कठिन लेवल के सवाल भी आते हैं, वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो एक तो आपको बहुत अच्छे लेवल की राजस्थान जीके करके जानी पड़ेगी। अगर आप ये करके जाते हैं कि राजस्थान जीके तो मेरी पढ़ी हुई है, मुझे आता है, बहुत ज्यादा सवाल आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे लेवल की राजस्थान जीके करके जाते हैं तो ये राजस्थान जीके आपके प्री एग्जाम में भी काम आने वाली है, आपके मेंस एग्जाम में भी काम आने वाली है, आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाली है। इसलिए राजस्थान जीके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान जीके को आपको बहुत अच्छे लेवल पर अगर आप करके जाते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 50 में से 52-54 सवाल में से 35 सवाल आप आराम से यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे लेवल की राजस्थान जीके करके जाते हैं तो आराम से कर सकते हैं। इसमें भी मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है, इतिहास और कला संस्कृति का फिक्स पैटर्न चल रहा है, पिछला आप 16-13 का भी देख लीजिए, हर बार 15-13-14 सवाल के आसपास आ रहा है। आप यहाँ पर भूगोल में देखेंगे तो वही 13-15 के आसपास सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर पिछली बार 2018 में 13 सवाल आए, 21 में 15 सवाल आए। मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ, राज्य व्यवस्था की बात करें तो 2018 में 9 सवाल आए, 2021 में 12 सवाल आए।
इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में नॉर्मल सवाल आते ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में सारे के सारे सवाल आर्थिक समीक्षा से आते हैं, योजनाओं से आते हैं और कुछ करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। ये टोटल आप देखेंगे 18 सवाल, यहाँ 15 सवाल 2018 में आए थे और 2021 में 14 सवाल, ये सारे के सारे करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल आर्थिक समीक्षा को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें जो योजनाएं आती है वो सारी अच्छे से पढ़ लीजिए और जो कुछ करंट अफेयर्स का अगर वो पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि तो बहुत अच्छा पोर्शन आप यहाँ से कवर कर लेंगे। राजस्थान जीके तो आपको अच्छी करके ही जानिए, 35 सवाल मैं मानता हूँ कि 54 में से 52 में से 50 में से आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं अगर राजस्थान जीके आपने अच्छी करनी। तो एक सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में से 2018 में 10 सवाल, 2021 में भी 9 सवाल, लगभग देखो 9 10 एक जैसा आ रहा है। विश्व व भारत का भूगोल में 8 सवाल, इधर 2018 में 2021 में 9 सवाल, वही लगभग फिक्स पैटर्न। राज्य व्यवस्था में पिछली बार 16 सवाल पूछे गए, इस बार भी 11 सवाल पूछे गए, है ना। यहाँ पर 5 सवाल का अंतर है लेकिन फिर भी संख्या अच्छी है, राज्य व्यवस्था में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पिछली बार 8 सवाल 2018 में, इस बार 3 सवाल ही पूछे गए, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है तो बहुत कम इकोनॉमी का वेटेज, क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकांश अभ्यर्थियों को इकोनॉमी से डर लगता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कम वेटेज है। एक जो सब्जेक्ट जिसका सबसे ज्यादा वेटेज हर बार रह रहा है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर बार 19-20 सवाल आ रहे हैं, यहाँ पर 19, इस बार 20 सवाल आए। और अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये रीजनिंग और मैथ्स। हर बार लगभग लगभग 20 के आसपास सवाल आ रहे हैं। 2018 में भी 20 सवाल आए थे, 2021 में भी 20 सवाल आए थे और उसके पहले 2013 और 16 में भी लगभग लगभग 20-20 सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक फिक्स पैटर्न चलता है। आरपीएससी में एक बहुत अच्छी बात है कि एक फिक्स पैटर्न चलता है, यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में अलग पैटर्न रहता है। यहाँ यूपीएससी में ऐसा भी हो सकता है कि एक बार करंट अफेयर से 40 सवाल पूछ लिए, अगली बार करंट अफेयर से केवल 4 सवाल आए, ऐसा भी हो सकता है। ज्योग्राफी से 20 सवाल पूछ लिए, अगली बार सिर्फ 2 सवाल आए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यूपीएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यूपीएससी ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन आरपीएससी में हमारे लिए अच्छी बात है कि एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। अगर आप इस फिक्स पैटर्न को लेकर चले तो आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखो करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो 17 सवाल पिछली बार आए थे, 24 सवाल इस बार आए थे, सारे जो इंडिया और वर्ल्ड के। राजस्थान के तो और जोड़े थे, तो यहाँ पर 14 सवाल राजस्थान के थे, यानी 38 सवाल टोटल करंट अफेयर्स के हो जाते हैं। 52 सवाल, देखो 52 सवाल, उसमें मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स भी शामिल है। 52 सवाल केवल राजस्थान जीके से, 20 सवाल मैथ्स और रीजनिंग से और 24 सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पर करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बिल्कुल आसान सी चीज समझ में आ रही होगी, मैंने लिखा 52 सवाल राजस्थान जीके से। मैथ रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहां से 20 सवाल इनके आ रहे हैं और करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो लगभग लगभग यहां पर मैं 20 सवाल और ले लेता हूं, 20 से 25 सवाल, 25 सवाल के लगभग यहां पर आ रहे हैं। ये सवाल आप मानकर चलिए कि हर बार एक फिक्स पैटर्न के तौर पर आ रहे हैं। अगर मैं 3 सब्जेक्ट का भी काउंट कर लेता हूं, 70 और 50, 70, 90 और 95 के आसपास सवाल, 95 के आसपास क्वेश्चंस जो है लगभग लगभग 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जबकि अभी हमने देखा कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है प्री एग्जाम, तो आपको 65 से 75 मार्क्स, 65 से 75 सवाल के अंदर करना होता है। 65 से 75 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। सिर्फ 95 सवाल तो यहाँ से, केवल यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 35 सवाल के आसपास भी आप यहाँ कर लेते हैं तो आपका हो जाता है। अब ये दो सब्जेक्ट बचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पर आप एक ट्रेंड और बताता हूँ आपको फिक्स, जिन भी कैंडिडेट्स की मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होती है, जो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट भले उनका अच्छा हो या नहीं हो, वो लगभग लगभग हर बार प्री एग्जाम पास कर लेते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिनका साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड रहा, वो तो बिल्कुल साइंस में और मैथ्स में बहुत अच्छा करके लगभग हर बार बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। जिनकी भी मैथ्स रीजनिंग बहुत कमजोर है और मैथ्स में मुश्किल से 2 4 5 सवाल कर पाते हैं, वो हर बार या तो बहुत कम अंतराल से पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज अच्छी करनी ही पड़ेगी, वो है कि आपको मैथ्स रीजनिंग इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर अगर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है तो ये दिमाग में बैठाना है आपको कि मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने यहाँ से 18 से, जो इनकी अच्छी होती है वो 18 19 20 सवाल तक कर लेते हैं, अगर आप 15 से लेकर 17 18 सवाल भी कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए
प्री एग्जाम फिर बहुत आसान हो जाएगा। हम जो यहाँ पर ऑफलाइन बैच ले रहे हैं, पदम सर आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाएंगे, हमारे एक सर अंबालाल जी सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, इतनी ज़बरदस्त वो आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो पढ़ाते हैं उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम रहेगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स का मैथ्स और रीजनिंग में समस्या है, मुझे नहीं लगता इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग में समस्या रहने वाली है। और करंट अफेयर्स में 25 सवाल आता है। अब करंट अफेयर्स कई लोगों के लिए समस्या रहती है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। देखो, करंट अफेयर्स ऐसी नहीं है कि आपको डेली 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 आप रोज 1-2 घंटे की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं आने नहीं। आपको पढ़ना कैसे वो बताता हूँ। डेली के लिए आप सिर्फ आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, जो भी अच्छा न्यूज़पेपर है। जैसे अगर राजस्थान में राजस्थान पत्रिका आता है और राष्ट्रीय अखबार के रूप में अगर आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं तो इनफ है, आपको डेली न्यूज़ से अपडेट रहेंगे। उसमें भी आपको वो मेहनत नहीं करनी है कि आप अंडरलाइन कर रहे हैं, उनको नोट डाउन कर रहे हैं या फिर उनकी कटिंग लगा रहे हैं। वो सारा का सारा काम हमारे लिए कोई और कर रहा है। महीने में 15 रुपए की एक मैगजीन ले आइए, क्रोनोलॉजी काफ़ी है, उसमें सारा का सारा कंसाइज मैटर आपको मिल जाएगा। मूमल ला सकते हैं या क्रोनोलॉजी ला सकते हैं, सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। वो मंथली मैगजीन भी पढ़ लीजिए, और जब एग्जाम होता है तो अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक आता है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ करंट अफेयर्स में कोई भी 20 नंबर के आसपास ला सकता है। अगर इनको भी हम काउंट करें, यहाँ पर 50 और 70 सवाल, 70 सवाल केवल इन 3 सब्जेक्ट से हो जाता है। और ये तो 70 सवाल तो मैंने आपको बताया था कि जनरल मेल कैंडिडेट के लिए है, बाकी कैंडिडेट्स तो और भी। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कई कैंडिडेट के इनमें इतना नहीं कर पाए, पर अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बाकी सब्जेक्ट है, क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर 0-0 मार्क्स हैं? अगर आप बेसिक भी करके जाए तो बाकी जितने भी सवाल बचे हैं, जैसे अगर हम देखें तो 95 लगभग लगभग 145 सवाल हमारे लिए और बचे हैं। उन्हें लगभग लगभग जो सवाल बचे हैं 55 सवाल बचे हैं। 55 सवालों में से अगर आप 20 सवाल भी अगर बाकी सब्जेक्ट से कर पाए तो आपके लिए बहुत आसान है। मेरा बताने का मकसद ये था, कई बार हम क्या करते हैं कि राजस्थान जीके हमारी अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग हमारी अच्छी है, या फिर मैथ्स रीजनिंग तो कोई ये मानते हैं कि हमारी बिल्कुल खराब है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, वो मैथ्स रीजनिंग को छोड़ देते हैं। करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान नहीं देते, करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी नहीं करते। और कहाँ तैयारी कर रहे होते हैं, वो भारतीय इतिहास की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो भूगोल को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं, वो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं, वो राजव्यवस्था को बहुत डीप पढ़ रहे होते हैं। जबकि आपको अगर पास करना है, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में पिछली बार मैं 3-4 एग्जाम में देख रहा हूँ, बहुत ही टफ एग्जाम, यहाँ पर टफ सवाल यहाँ पर बहुत आते हैं। हर कोई, मैं साइंस बैकग्राउंड का होते हुए भी इतने अच्छे सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ कि इसमें से आप 20 में से 10 सवाल भी कर लेंगे, 12 सवाल भी कर लेंगे, मुश्किल से 5-7-8 सवाल सही हो पाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो साइंस के टीचर हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, खुद आईआईटी क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, एमटेक किए हुए हैं, साइंस में उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि उनका बैच लेने के बाद आप 10-12-15 सवाल तक भी कर पाएंगे, इतनी वो आपको बेहतर साइंस करवा देंगे। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को भी अच्छा कर लो, आरएस प्री क्लियर करना है, राजस्थान जीके ये गलती नहीं करनी कि मुझे राजस्थान जीके आती है, बहुत अच्छे स्तर की राजस्थान जीके करके जानी है। मैथ्स रीजनिंग को जिससे डर लगता है, जिनकी अच्छी है उनको तो अच्छे से पकड़ करनी है, जिनको डर लगता है वो भी अभी से मैथ्स रीजनिंग अच्छे से सीख लो, तो आपके बहुत अच्छे सवाल आप इससे कर सकते हो। करंट अफेयर्स की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना, हर बार सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इन 3 की भी आप अच्छे से तैयारी कर लो, और बाकी की आप एवरेज, यानी कि बाकी में बहुत ज़्यादा टाइम देने की आपको प्री एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं। मेंस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की प्री एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लेकर चले तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए आर एस प्री एग्जाम बहुत कठिन होने वाला है। तो आर एस प्री एग्जाम आप बहुत अच्छे से आराम से क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है, समस्या वहाँ आती है हम जब बिना एनालिसिस करके अपने एग्जाम में बैठते हैं, बिना कोई स्ट्रेटेजी के एग्जाम में बैठते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला मैंने जब आपको क्लास में बताया था, ये फॉर्मूला हमारी लाइफ पे भी लागू होता है। लाइफ में भी कई बार हम बिना एनालिसिस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लाइफ का भी रोजाना एनालिसिस होना चाहिए कि मैं कहाँ मेरी कमियां हैं, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे किस कमियों पर वर्क करना चाहिए, तब आप देखेंगे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में भी स्ट्रेटेजी की बहुत जरूरत पड़ती है, वही चीज़ हमारे एग्जाम पर लागू होती है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं पर भी आपको प्री एग्जाम में कोई मुश्किल नहीं है। देखो, पढ़ा तो आपको सभी देंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको वो सही रास्ता नहीं बता पाते हैं। सही रास्ता क्या है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चलना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मेंस पर भी डिस्कस करेंगे, भाई मेंस में हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन हमारा जो होगा वो मेंस पर ही डिपेंड होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था
ये क्लास जो है अपनी जो भी चलेगी पूरा बैच आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पर आप इन नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, वापस मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।